आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। आपका ऑप्शन है 2n, दूसरा ऑप्शन है 2n-2 और तीसरा ऑप्शन है आपका 2n³ और चौथा आपका ऑप्शन है 2n²। क्या होगा इसका आंसर? तो आप सभी कहेंगे कि सर 2n² इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। मेरे मित्र, मैंने आप सभी को बताया है कि परमाणु के किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी कहते हैं सर परमाणु के किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, जहां n क्या होता है सर? तो n कक्षा की संख्या होती है। n क्या होता है सर? कक्षा की संख्या होती है। अच्छा, ध्यान में रखेंगे सर कि ये 2n² वाला फार्मूला किस रूल से आया है। तो आप सभी कहेंगे सर ये बोर-ब्यूरी स्कीम से आया है। ये बोर-ब्यूरी स्कीम से आया है या बोर-ब्यूरी योजना से आया है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे ये बोर-ब्यूरी स्कीम क्या है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो भरने का क्रमबद्धता है, या आप कह सकते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में किस तरह से भरे हुए रहते हैं, उसके बारे में जो नियम दिया गया था वो किसके अंतर्गत दिया गया था सर? तो बोर-ब्यूरी योजना के अंतर्गत दिया गया था या बोर-ब्यूरी स्कीम के तहत दिया गया था। ध्यान में आपको ये भी रखना है कि इस बोर-ब्यूरी स्कीम के प्रतिपादक कौन थे? तो नील बोर और ब्यूरी, ये दोनों ही वैज्ञानिक का नाम है। तो नील बोर और ब्यूरी ने दोनों ने मिल करके परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंटेशन को लेकर के, इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था को लेकर के एक स्कीम बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोर-ब्यूरी स्कीम कहते हैं। और इसी नियम के अंतर्गत ये बताया गया कि किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n² होगी, जहां n क्या होगा? तो कक्षा की संख्या होगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर 2n² द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परमाणु के m कक्ष में शामिल होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। आपको पता है कि परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² रह सकता है। n क्या है? तो सर n जो है वो ऑर्बिटल नंबर है, कक्षा संख्या है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि m कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो पहले ये जानना होगा कि m जो है ये कैवा कक्षा है। तो आप सभी कहेंगे सर पहला कक्षा को k से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कक्षा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। दूसरा कक्षा को L से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा कक्षा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर M से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कक्षा को K से, दूसरा कक्षा को L से, तीसरा कक्षा को M से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको मालूम चल गया होगा कि M कक्ष जो है इसकी कक्षा संख्या कितनी है सर? 3 है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो सर 2 × 3 का स्क्वायर, ये वाला आप फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा सर? 18। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है n कोष में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या है। फिर आपका वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। वहाँ पे m कक्षा पूछा गया था, यहाँ पे n कोष पूछा जा रहा है। तो मेरे मित्र, आप सभी कहते हैं कि सर परमाणु तो गोलीय होता है और इस परमाणु के बीच में नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है, जिसको हम लोग कक्षा कहते हैं। तो नाभिक से सटा जो कक्षा होता है उसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके बाद का जो कक्षा होता है L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद का जो कक्षा होता है सर उसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इसके बाद जो कक्षा होता है इसको हम लोग N से, इसके बाद के कक्षा को O से, फिर इसके बाद के कक्षा को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से परमाणु का संरचना होता है, या आप कह सकते हैं कि इस तरह से परमाणु के कक्षा होते हैं। तो आप देखिए कि आपका N जो है ये कैमा कक्षा है, तो आप कहेंगे सर ये चौथा कक्षा है। N जो है ये कैमा कक्षा है सर, तो 1, 2, 3 और 4 ये चौथा कक्षा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, N कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। भाई अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के कक्षा में कितना रह सकता है, 2n²। N कक्षा संख्या है, N क्या है, कक्षा संख्या है, और हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है N कोश में, तो N आपका कैमा कक्षा है, आप कहेंगे सर चौथा कक्षा है, तो 2 × 4 का स्क्वायर कर दीजिए, लीजिए आपका आंसर आ गया सर कितना, 32। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। अभी हम आपको बताएं कि तीसरी कक्षा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो M से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ना आपको बताएं कि सर परमाणु का पहला कक्षा K, दूसरा L और तीसरा क्या होता है M। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, आप क्या कहेंगे सर, M सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे चीज़ों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान सा सवाल, आप इसको मुँह जवानी बना दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है, क्या होगा। आप कहेंगे सर 2n², 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अरे भैया 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है, आपसे पूछा जा रहा है तीसरे सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 18 ना हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, मेरा इन सब टाइप के क्वेश्चन करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका टॉपिक पे जो है एक अच्छा पकड़ बन पाए। तो देखिए कंसेप्ट आपका सेम है, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो क्या है सर, अलग अलग है। तो बस आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिएगा आपकी सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, वो क्या है सर, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि किसी भी इंसान को प्रैक्टिस ही क्या करवाता है सर, परफेक्ट बनाता है। तो उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी सा सवाल। देखिए फिर से आपसे क्या पूछा जा रहा है, L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। मेरे भाई L कक्ष आपका परमाणु का कैमा कक्ष होता है, आप सभी कहेंगे सर ये दूसरा कक्ष होता है। तो बताइए अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², कक्षा संख्या आपका क्या है सर, 2, क्योंकि L आपका दूसरा कक्षा होता है, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है सर, 13 है, तो इस तत्व में सेल की संख्या कितनी होगी, सेल की संख्या कितनी होगी, यानी कि कक्षा संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। कक्षा की संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। आप सर इसको बनाएंगे कैसे, तो जब भी आपके एग्जाम में इन सब टाइप के प्रश्न आपको मिले तो फटाक से क्या करना है सर कि एक परमाणु का स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। आप सबों को पता है कि परमाणु के बीच में नाभिक रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस मार्ग को हम लोग कक्षा बोलते हैं। नाभिक से सटा हुआ है कक्षा, तो इसको हम लोग पहला कक्षा, उसके बाद दूसरा कक्षा और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं सर, तीसरा कक्षा। किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है गुरुजी, 2n²। तो पहला कक्षा में कितना रहेगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, तीसरा में कितना रहेगा सर, तो 18 रहेगा। मेरे मित्र
चलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं इसमें, क्योंकि आपका दिया हुआ है कि सर किसी परमाणु का परमाणु संख्या 13 है। तो आपको मैंने बताया था सर कि परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और आप लोग Z = P = E फार्मूला पढ़ते हैं। मतलब परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो अगर किसी तत्व का हमको परमाणु संख्या मालूम है तो हमको ये भी पता चल जाता है कि जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या है उस तत्व में उतना ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो मान लीजिए कि आपका X एक परमाणु है जिसका परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? टोटल इलेक्ट्रॉन भी 13 है। तो आप इसको भरने का कोशिश कीजिए। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 भर दिया हमने। दूसरा में कितना जाएगा सर? 8 हमने भर दिया सर। अब देखिए तीसरा कक्षा में जाना चाहिए 18, लेकिन इसके पास बच कितना जाता है सर? तो 8 2 10, 13 था ही, 10 को आप भर दिए तो 3 ही ना बच जाता है। तो 3 किस में चला गया सर? तीसरा कक्षा में चला गया। इसके पास और कोई इलेक्ट्रॉन है जो अगला कक्षा में जाएगा? आप कहेंगे सर इस कक्षा में पुरिए नहीं रहा, अगला कक्षा की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि ये जो परमाणु है जिसका परमाणु संख्या 13 है उसमें कक्षा की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1 2 और 3 ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं सर? वितरित हो जा रहे हैं। मतलब क्या कि जिस परमाणु की संख्या 13 है सर उसमें टोटल कक्षा की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन है संयोजक परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक। क्या होगा इसका आंसर? मैंने आपको जस्ट पीछे के वीडियो सेशन में बताया है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप जा कर के देखिए। मैंने क्या बताया था कि सर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके परमाणु के अंदर जो और बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस कक्षा में रहता है उस कक्षा को हम लोग वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। और बाकी के इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस कक्षा में रहते हैं उसको हम लोग कोर सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोर सेल के नाम से जानते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप अपने माइंड में हमेशा सेट रखिएगा कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में उपस्थित होता है उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं और बाकी के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर सेल बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे सर? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आप भी समझ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में। अब आप यहाँ पे घबरा जाएंगे कि ऊर्जा का चतुर्थ स्तर तो मास्टर बाबा बतेवे नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है कि परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग जिसको कक्षा बोला जाता है। सर कक्षा को ही ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है, एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। बस नया चीज आपका इस क्वेश्चन में यही है। क्या कहेंगे आज से कि सर परमाणु के कक्षा को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? एनर्जी लेवल बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या क्लियर कर दिया गया है? क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया है ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में। मतलब क्या कि यहाँ पे किस स्तर की बात की जा रही है सर? चौथे स्तर की बात की जा रही है। मतलब परमाणु के चौथे कक्षा की बात की जा रही है। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और उसका आंसर भी सोच लिए होंगे। क्या होगा सर इसका आंसर? तो 32 होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ऊर्जा के
ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो ऊर्जा का चतुर्थ स्तर बोला जा रहा है, मतलब आपकी कक्षा की संख्या क्या है सर? कक्षा क्या है सर? 4 है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर आप कर दीजिए, कितना होगा बताइए ना सर? 32 हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सर परमाणु के कक्षा को ही क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल बोला जाता है, ऊर्जा स्तर बोला जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? मैंने आपको बार बार बताया है कि जितने भी अक्रिय गैस हैं उनमें से हीलियम को छोड़ करके सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसीलिए जितने भी अक्रिय गैस हैं वो क्या माने जाते हैं सर? अस्थाई माने जाते हैं। आप कहेंगे नहीं समझे सर, तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि अक्रिय गैस कौन कौन सा है। तो ध्यान में रखिएगा कि अक्रिय गैस आपके पास 6 है। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। ये आपके पास 6 अक्रिय गैस हैं, जिसमें हीलियम को छोड़ करके बाकी के जो नीचे के 5 हैं, इन सब के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है सर? तो हमेशा याद रखिएगा सर, इन सब के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है सर? 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। और जितने भी अक्रिय गैस हैं इन सब की संयोजकता कितनी होती है? कभी भी कोई भी कहीं भी पूछे आपसे तो आप क्या कहिएगा? जितने भी अक्रिय गैस हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। आप कहेंगे सर एक बार इस दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कि कैसे इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो शुरुआत करते हैं हीलियम से। आप सबों को पता है कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। जब आप हीलियम के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कहेंगे कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में ही होगा, क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहले ही कक्षा में चला जाएगा। इसीलिए आपके क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है हीलियम को छोड़ करके सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए अब हीलियम को हमने छोड़ दिया, नियॉन की बात करते हैं। तो नियॉन में जब हम लोग नियॉन के परमाणु में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और नियॉन का दूसरा कक्षा ही क्या होगा? बाहरी कक्षा होगा, या आप कह सकते हैं अंतिम कक्षा होगा। तो देखिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 8 है। ठीक इसी तरह अगर आप आर्गन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरा कक्षा में जाना 18 चाहिए, लेकिन आर्गन के पास इलेक्ट्रॉन है कितना सर? 18 ही है। तो 2 और 8, पहला कक्षा में 2 चला गया, दूसरा में 8 चला गया, तीसरा में कितना बच रहा है? तो सर 8 बच रहा है। तो देखिए आपका जो आर्गन का तीसरा कक्षा है ये आर्गन का बाह्यतम कक्षा कहलाएगा। सर जब ये बाह्यतम कक्षा कहलाएगा तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं सर? 8 हैं। यहाँ भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं सर? 8 हैं। इसी तरह आप सबका निकालिएगा तो सबके बाह्यतम कोष में आपको कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा सर? 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अक्रिय गैस का नाम ही ना याद रहता होगा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन होता है, ये नाम ही नहीं याद रहता है। तो एक छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिएगा, क्या? हीना आकर जाना रे। बस ये छोटा सा ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, हीना आकर जाना रे। आप हीना में आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो HE से आप ही से आप हीलियम याद रख लीजिएगा, ना से आप नियॉन याद रख लीजिएगा, आकर तो आ से आप आर्गन याद रख लीजिएगा, कर से आप क्रिप्टन याद रख लीजिएगा, और जा यहाँ पे है तो जेनॉन याद रख लीजिएगा, या जान से आप जेनॉन याद रख लीजिएगा। जान ऊ बोला जान मत समझ लीजिएगा, जान से आप खाली जेनॉन समझिएगा। और हाँ, जेनॉन को हम लोग अजनबी गैस का संज्ञा देते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। या आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अजनबी गैस तत्व के नाम से जाना जाता है? तो जेनॉन जो है वो अजनबी गैस तत्व के नाम से जाना जाता है। एक
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका हाइड्रोजन है सर, इसको आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? तो रीजन है क्योंकि आवर्त सारणी में इसका कोई जगह ही फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ रे से आप क्या याद रख लीजिएगा सर? रेडॉन याद रख लीजिएगा। तो अगर आपको हीना आकर जाना रे ये चीज़ इतना याद रहता है तो समझ लीजिए कि अक्रिय गैस का नाम भी आपको याद रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हीलियम, नियॉन और आर्गन, मैग्नीशियम, हीलियम और नियन। आपसे पूछा जा रहा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरे को तो ऑप्शन देखने से ही लग जा रहा है सर कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए लिथियम दिया हुआ है आपके ऑप्शन बी में पहला, दूसरा आपका सोडियम दिया हुआ है सर, तीसरा आपका पोटेशियम दिया हुआ है। आप में से किसी ने ये पूछा था कि सर लिथियम की संयोजकता कितनी होती है? तो मेरे भाई लिथियम की संयोजकता एक ही होती है। आप देख लो कैसे होती है। आप सबों को पता है कि लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। चलिए लिथियम के लिए हम एक परमाणु का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो आप कहेंगे सर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। आपको मैंने बताया था कि धातु के लास्ट ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है और धातु हमेशा इस 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्याग कर देती है, लॉस कर देती है। तो आपका जो लिथियम है उसका संयोजकता कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। साथ ही साथ लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो लिथियम के सबसे बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए सोडियम की बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर 2, 8 और 1, मतलब सोडियम के बाहरी सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। आप पोटेशियम की बात कर लो तो आप कहेंगे सर 2, 8, 8 और 1, मतलब 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19। मतलब क्या कि पोटेशियम के बाहरी कक्षा में भी सर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए खुशी की बात यह है कि आपको कक्षा की संख्या पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है और मैंने दोनों चीज़ पे बताया है, कक्षा की संख्या पे भी बताया है और उप कक्षा की संख्या के आधार पे भी बताया है। देखिए आपका जो तत्व क्रिप्टन दिया गया है उसका परमाणु संख्या कितना बोला गया है सर? 36 बोला गया है। और आपसे पूछा गया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा की संख्या के आधार पर क्या होगा। तो आप सभी कहेंगे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरा कक्षा में 18 जाएगा सर। क्यों? क्योंकि इसके पास टोटल 36 इलेक्ट्रॉन है तो अभी बढ़ता चला जाएगा। देखिए 2, 8 कितना हो गया? 10 और 18, 28। इसके पास टोटल 36 इलेक्ट्रॉन था, आपने 28 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इसके पास बचा कितना? 8। तो 8 क्या चला जाएगा सर? 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम कक्षा में चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपके क्रिप्टन में कै गो कक्षा होंगे? तो के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा और एन कक्षा। के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितना होगा सर? 8। एम में कितना होगा? 18 होगा। और एन में कितना होगा सर? 8 होगा। तो यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रिप्टन का। देखिए ये चीज़ किस ऑप्शन में है? तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। आप सबों को मालूम है कि जितने भी अक्रिय गैस हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो पूर्ण होती है। तो उसकी वैलेंसी क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। सेम चीज़ तो आपको यहाँ पे भी पूछा गया है कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है, तो 0 होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी
देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में इन सब टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको इन सब टाइप के प्रश्नों को करने में कोई खासा परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपका पहला ऑप्शन है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। दूसरा ऑप्शन है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होंगे। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे। क्या होगा इसका आंसर, जबकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि जब भी किसी दो तत्वों की रासायनिक गुण समान होगा तो वो क्या होगा, एक ही वर्ग में पाया जाएगा, क्योंकि एक वर्ग आवर्त सारणी में एक वर्ग में पाए जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं उन सब का रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। मेरे मित्र कोई भी तत्व जो एक ही वर्ग में पाया जाता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है सर, समान होती है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, तो आप कहेंगे सर आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में जितने तत्व उपस्थित होते हैं उन सब का रासायनिक गुण समान होता है, और किसी तत्व की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है वो उसके आवर्त सारणी में वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी सर, समान होगी। जब तक समान नहीं होगा तो एक वर्ग में कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता है कि तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन आवर्त सारणी में उसके वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक समान संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक वो समान वर्ग में नहीं आएगा, और जब समान वर्ग में नहीं आएगा तो उसकी रासायनिक गुण समान नहीं होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, कि तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवाल को आप आसानी से सीख पाए होंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।